हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हैं। जहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग 50 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्च के आपके बायोलॉजी के पेपर में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अपने मॉडल पेपर, ठीक है, वायरल पेपर्स के थ्रू करवाया है। वायरल पेपर्स, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक टोटल 3 पेपर्स करवाए हैं, 3 पेपर्स का सॉल्यूशन करवाया है। अभी आप लोगों को 2 पेपर्स और मिलेंगे। एक पेपर ऑलरेडी मैंने बना के रख लिया है, बाकी दूसरा पेपर अभी मैं आप लोगों को बस आज बना लूँगा और शाम तक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये इस वीडियो में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सभी CYQs हैं। CYQs मतलब करंट ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो इस साल आने वाले हैं आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे भाई आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जैसे कि है यहाँ पे लिखा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो बिल्कुल मेरे भाई, अगर आपको एक अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको उस लेवल का मेहनत भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती है सोचने से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरे भाई, जो कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, वो है हमारा सबसे पहला प्रश्न कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए हैं। दोनों पेपर के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैंने लघु बीजाणु धानी का पूरा सचित्र वर्णन भी बताया था। तो देखो, लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर कौन होता है, टेपिटम नामक एक लेयर होती है। टोटल वहाँ पे 3-4 लेयर होती हैं। ठीक है, जो बाएं स्तर होता है, एक अंतःस्थिशियम होता है ना, एक मिडिल लेयर होता है और एक अंदर होता है टेपिटियम। टेपिटम क्या करता है मेरे भाई, टेपिटम उन पराग कणों को, लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, लघु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, या उसको हम लोग परागकण बोल देते हैं। अब उन परागकणों को क्या करता है, वो पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत, भीतरी मतलब सबसे अंदर की परत, तो वो होती है हमारी टेपिटम। और सबसे बाहरी परत कौन होती है, सबसे बाहरी परत होती है बाह्य परत, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। यह परागकण या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मैं इसको सबको हटा दूँ और एक एक करके पढ़ेंगे ना। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दोहरा निषेचन क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, दोहरा निषेचन। क्या, दोहरा निषेचन मतलब 2 बार निषेचन होना। तो देखो, और इसकी खोज किसने की थी, जो कि 1 नंबर का है मेरे भाई। तो इस तरीके से, तो देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 1 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है, इसको समझाने के लिए, और इसकी खोज किसने की थी, 1 नंबर इस पे मिलेगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कैसे, तो दोहरा निषेचन क्या होता है, तो आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन, दोहरा निषेचन कैसे होता है मेरे भाई, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे। और आगे 5 नंबर का इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखो क्या होता है मेरे भाई, इसमें 2 नर युग्मक आते हैं, परागकण के 2 नर युग्मक आते हैं। और यहाँ पे 2 नर युग्मक 2 लोगों से क्या होते हैं, संलयित होते हैं, मतलब मिलते हैं, निषेचन होता है उनका। पहला होता है अंड कोशिका से और दूसरा होता है ध्रुवीय केंद्रक कोशिका से। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं, क्योंकि निषेचन 2 बार हुआ है। ठीक है, तो आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन। अच्छा, जब परागकण हमारा जो यानी नर युग्मक जो है किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक कोशिका से मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन। और जब वह अंड कोशिका से मिलता है तो उसको हम लोग संयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर नहीं बताना है कुछ। सिंपल पूछा गया है कि दोहरा निषेचन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। अब ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि संयुग्मन कैसे होता है और त्रिसंलयन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारा जो नर युग्मक है वह अंड कोशिका से जाकर के मिलेगा तो वो क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा संयुग्मन। और जब जब हमारा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका से जाकर के मिलेगा तो वो होगा हमारा त्रिसंलयन। इसी को हम लोग बोल देते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, त्रिसमेकन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज नवासिचिन, ठीक है, नवासिचिन ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पौधे ही हैं, ठीक है, पौधों में की थी।
क्या, दोहरा निषेचन का। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या होता है मेरे भाई। तो अनिषेक फलन निषेचन के बिना फलों के बनने की प्रक्रिया को ही क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। जैसे इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है मेरे भाई, केला। ठीक है, केला में क्या होता है, केला में देखो ना तो बीज पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अनिषेक फलन, मतलब बिना निषेचन के ही वहाँ पर केला नया बन जाता है, या बिना निषेचन के ही जब फलों का निर्माण होता है तो वो होता है अनिषेक फलन। ठीक है, नेक्स्ट है लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है। तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण है लीडिंग कोशिका नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन, या इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, का रक्त में स्त्राव करती हैं। ठीक है, किसमें, रक्त में स्त्राव करती हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है, लीडिंग कोशिकाएं नरलिंग हार्मोन्स एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्त्राव करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है वृषण का, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है मेरे भाई, शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा नंबर, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। यहाँ पर कहाँ पे, वृषण में ही। ठीक है, तो वृषण हमारा क्या होता है, वृषण में हमारे पहले नंबर तो शुक्राणु का निर्माण होता है, दूसरे नंबर पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, जो कि ये क्या करता है, ये हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ाता है, जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना बच्चों में। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, ये इसी हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीन की परिभाषा दीजिए। तो जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना होता है। जैसे गुणसूत्र क्या होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, अगर ऐसी बात की जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ गुणसूत्र, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसी को 23 जोड़ी भी बोल दिया जाता है। जोड़ी का मतलब क्या होता है भाई, पेयर में, तो 23 जोड़ी 46 वैसे भी हो गया, है ना। तो जीन क्या होता है, जीन कहाँ पे पाया जाता है, गुणसूत्रों पर। जैसे मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट के 1 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। महिला में होता है XX और पुरुष में होता है XY। ठीक है, तो उन्हीं गुणसूत्रों पर कौन हमारा उपस्थित होता है, जीन। ठीक है, और इन्हीं जीन के ही कारण जो हमारा लक्षण है वो वंशगत होता है। वंशगत मतलब कि माता पिता से लक्षण बच्चों में जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें, क्योंकि वहाँ पर युग्मक मिलते हैं, और युग्मक मिलेंगे तो मतलब गुणसूत्र मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा तो गुणसूत्र पे जीन मिलेंगे, और जब जीन मिलेंगे तो जीन ही हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, वंशागत होते हैं। ठीक है, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को, देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ठीक है, जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह वंशागतिकी की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जॉनसन ने किया था। ठीक है, ये समझ में आ गई बातें। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। भैया डाउन सिंड्रोम एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम मतलब, डाउन मतलब क्या होता है मेरे भाई, डाउन मतलब क्या होता है, सिंपल अभी देखो, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, लैगडॉन डाउन, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। ठीक है, अगर त्रिगुणता आप लोगों से बोल दी जाए तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट आप लोग लिखोगे। ठीक, वाला ही कॉन्सेप्ट आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो सिंपल अगर मान लो त्रिगुणता कभी कभी पूछी जाती है तो क्या लिखोगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिगुणता बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 47 हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, ब्लीडर मतलब वही खून, है ना। तो देखो हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है। मतलब मेरे भाई हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को रहता है इसमें प्रोटीन का अभाव रहता है, और उस प्रोटीन का अभाव रहता है जिससे मान लो अगर उसको कहीं चोट लग गई और ब्लड निकलने लगा तो वो ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, और जब ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है तो लगातार ब्लड क्या होता है मेरे भाई, शरीर से बाहर निकल जाता है, और जब शरीर से बाहर निकल जाएगा ब्लड तो क्या होगा, मनुष्य मर जाएगा। इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं। ठीक है, तो देखो हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब कमी होती है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर
स्राव बंद नहीं होता है, इस कारण इस रुधिर स्राव रोग भी कहा जाता है और इसे ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। ब्लड मतलब यार खून होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग यहाँ पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन। अब यहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को। अभी देखो, ये अगर दोहरा निषेचन आपसे 3 नंबर वाला पूछा जाए तो इस तरीके से लिखो कि, और जब 1 नंबर भी सिंपल पूछा जाएगा तो वही लिखोगे कि संयुग्मन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, दोहरा निषेचन बोला जाता है। ठीक है, तो भैया अगर 3 नंबर का आएगा तो इस तरीके से डायग्राम भी बनाओगे। अभी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दोहरा निषेचन कैसे होता है। तो देखो भाई, परागनलिका में जनन कोशिका यानी परागकण जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, परागकण विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, परागकण जो होता है मेरे भाई, वो कितने नर युग्मक बनाते हैं, 2 नर युग्मक बनाते हैं। और कहाँ पे जाते हैं इस तरीके से, देखो, परागनलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। ठीक है, भ्रूण कोश में पहुंचाती है परागनलिका। ये है हमारे पास परागनलिका और यहाँ पर हमारा परागकण। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर कहाँ पर जाएगा मेरे भाई, ये सिंपल बीजांड का ही स्ट्रक्चर है, एक प्रकार से बीजांड भी इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर में निभाग पाए जाते हैं और लेयर हमने दिखाया नहीं है क्योंकि जितना हम लोगों का काम है यहाँ पे उतना ही हम इस वीडियो मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोहरा निषेचन हम लोगों को समझाना है, तो बस यहाँ पे जो हमारे कोशिकाएं हैं उनसे संलयन कैसे हो रहा है इसी को आप लोगों को दिखाना है बस। ठीक है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे परागकण है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से होता है वर्तिकाग्र यही होता है और ये वर्तिका का पार्ट है बीच वाला, और परागकण हमारा वर्तिकाग्र पर जाता है और वहाँ पे अंकुरित होता है और एक निश्चित टेम्परेचर प्रेशर उसको एक इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब अंकुरित हो जाता है, जैसे हर एक चीज़ को होने के लिए, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, हर एक मौसम में होता है, तो इसी को भी एक इन्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो अपना आता है वहाँ पर गिरता है और धीरे धीरे इसमें अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद ये परागकण 2 नर युग्मक बनाता है इस तरीके से। अब इस तरीके से जब 2 नर युग्मक बनाएगा तो अब इस पराग नलिका की सहायता से धीरे धीरे नीचे आएगा मेरे भाई और इस तरीके से यहाँ पर बीजांड में घुस जाएगा, बीजांड में आ जाएगा। अब देखो, बीजांड में आने के बाद यहाँ पर देखो, ये होते हैं, ये दोनों सबसे पहले नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका, और ये जो ग्रीन कलर से है इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। ये बीच में एक कोशिका होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, और बीच में और सबसे ऊपर होती है 3 कोशिकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 नर युग्मक आएंगे परागकण के मेरे भाई, एक तो संलयित होंगे किससे, अंड कोशिका से, और अंड कोशिका से संलयित होने के बाद यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर द्विगुणित हो जाएगा। मतलब जो हमारा परागकण होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये हमारा अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। और ये जो हमारी अंड कोशिका होती है ये भी हमारी क्या होती है, अगुणित होती है। क्या होती है, अगुणित होती है। अब यहाँ पर जब ये अंड कोशिका से मिलेगा मेरे भाई तो यहाँ पर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर भ्रूण कोश बनाएगा। क्या, भ्रूण कोश, मतलब आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा और यही आगे चल करके नए पादप का निर्माण करता है। और ये जब इससे जाकर के मिलेगा इस ध्रुवीय केंद्रक कोशिका से मिले हुए, तो इससे मिलने के बाद ये बनाएगा भ्रूण पोष। क्या, भ्रूण पोष। और वो भ्रूण पोष क्या करता है, उस भ्रूण को जो अंड कोशिका के द्वारा बना है उसको पोषण प्रदान करता है। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसको आप लोग ध्यान रखना कि 2 नर युग्मक आते हैं, एक अंड कोशिका से मिलता है और जो अंड कोशिका से मिलेगा वो आगे चल करके नए जीव को जन्म देगा, मतलब नए पौधे बनाएंगे। और उसके बाद में जो हमारा ये ध्रुवीय केंद्रक है इससे जब संलयित होगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ पर एक भ्रूणपोष बनेगा और वह भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है और वह भोजन के द्वारा हमारे इस भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने अच्छे से यहाँ पर मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया है, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने यहाँ पर समझा भी दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये ध्रुवीय केंद्र क्या होता है मेरे भाई, देखो 2n होता है क्योंकि यहाँ पर दो कोशिकाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 कोशिकाएं हैं, 2 केंद्रक हैं, तो यहाँ पर ये द्विगुणित होता है और नर हमारा कैसा होता है, अगुणित। नर युग्मक हमारा क्या होता है, अगुणित होता है। तो जब इससे आकर के मिलेगा तो ये द्विगुणित है और ये अगुणित है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, त्रिगुणित हो जाएंगे। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसमेकन बोल देते हैं या त्रिगुणित बोल देते हैं। ठीक है, त्रिगुणित बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा है इस चीज़ को समझो आप लोग। देखो यहाँ पर 2 नर युग्मक बनते हैं, पराग नलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज भ्रूण बनाता है। मैंने आपको बोला भ्रूण बनाता है और ये भ्रूण आगे चल करके क्या करता है मेरे भाई, ये भ्रूण आगे चल करके नए पादप के रूप में जन्म लेता है। ठीक है,
बनता है, इसे निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। इसे निषेचन भी कहते हैं या संयुग्मन भी कहते हैं, ठीक है। तथा दूसरा नर युग्मक द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के त्रिगुणित प्रतिमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है, या सिंपल त्रिगुणित भ्रूणपोष बना लेता है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं या त्रिसमेकन भी कह देते हैं। अतः आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को मिलाकर द्विनिषेचन कहा जाता है। यहाँ पर इस तरीके से देखो लिखा है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा रहा कंप्लीट डायग्राम सहित, और ये बहुत छोटे शब्दों में लिखा है मेरे भाई। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, नहीं तो इसका मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। 3 नंबर का एक और प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो देखो मनुष्य में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था मेरे भाई, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र, इस तरीके से देखो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब 23 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी। अब इस 23 जोड़ी में 22 प्लस एक्स होता है, एक में 22 प्लस XY होता है मेरे भाई। इस तरीके से देखो ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये लड़का और लड़की में सेम पाया जाता है, ये लड़का में ये लड़की में पाया जाता है और ये लड़का में, ठीक है। और ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यही होते हैं हमारे लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारण गुणसूत्र, ठीक है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र। इन्हीं के द्वारा हमारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि जो हमारा नया बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो देखो इस तरीके से होता है। ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 22 जोड़ी होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कायिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, क्या बोल देते हैं, समजात गुणसूत्र, ठीक है, कायिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र। अच्छा, अब ये जो x है और XY है यही हमारा क्या होता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। तो देखो कैसे लिंग का निर्धारण होता है, ऐसे लिख लो आप लोग XX और लिख लो XY। इसको आप लोग मत लिखो क्योंकि ये दोनों में सेम होता है। तो देखो अब इस तरीके से जैसे आप लोग वहाँ पे मेंडल के नियम में करवा रहे थे क्रॉस, तो ऐसे करवा दो, ठीक है। ऐसे देखो x के साथ मिलेगा तो x हो जाएगा, इसका x इसके y के साथ मिलेगा तो XY हो जाएगा, इसका x इसके x के साथ तो x और इसका x इसके y के तो XY। मतलब यहाँ पे 50% क्या चांस है मेरे भाई, 50% चांस है कि बच्चा हमारा जो पैदा होने वाला है वो लड़का होगा, और 50% चांस है कि जो हमारा नया बेबी है वो क्या होगा, लड़की होगी। x क्या होती है लड़की के लिए, x क्या होती है लड़की के लिए। तो 4 में से 2 हमारा क्या आया है, 2 हमारा आया है लड़की के लिए, ठीक है, और 2 हमारा आया है लड़का के लिए। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज निकाले तो कितना होगा, 50-50% होगा। इस तरीके से हमारा आप लोगों को लिख देना है। लेकिन पेपर में कैसे लिखना है भैया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात या कायिक होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में क्या होती है, समान होती है। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है मेरे भाई वो स्त्री में XX तथा नर में XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा ही मानव में लिंग निर्धारण होता है। इस तरीके से हम लोग ये डायग्राम बना लेके, नर मादा मेल फीमेल, XY नर में क्या होता है मेरे भाई XY, मादा में क्या होता है XX। अब देखो यहाँ से युग्मक बनेंगे मनुष्य में। अब देखो यहाँ पे नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक के मनुष्य नर में कौन युग्मक बनता है, शुक्राणु, और मादा में अंडाणु। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, इनमें 2 डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब ये जो है जीन इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर या गुणसूत्र सिंपल जो 2 डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर युग्मक भी डिफरेंट टाइप के बनेंगे। एक X युग्मक बनेगा, एक दूसरा Y बनेगा। मतलब एक X शुक्राणु बनेगा, एक Y शुक्राणु बनेगा। यहाँ पर जो अंडाणु बनेगा वो दोनों सेम ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गुणसूत्र है वो क्या है, वो सेम है। तो X अंडाणु जिसको हमने यहाँ पर युग्मक लिखा है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि मादा में अंडाणु बनता है युग्मक, और युग्मक जो नर में बनता है वो शुक्राणु बनता है, ठीक है। तो देखो x जब इनके साथ मिलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर x मिलेगा, x हो जाएगा। और देखो फिर इसके बाद जब यहाँ से जब इनके साथ मिलेगा तो क्या होगा, x और x ही होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर x किसके लिए होता है, लड़की के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50% लड़की, और फिर जब ये y इनके साथ मिलेगा x के साथ तो XY, फिर y जब इनके साथ x के साथ मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा XY। तो मतलब 50% चांस है कि लड़का होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई। उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। प्रतिजैविक, ठीक है, प्रति मतलब एंटी,
बायोटिक। ठीक है, तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। मेरे भाई, जो आज आपको लोगों को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए घातक भी हैं, कुछ जीव हमारे लिए घातक भी हैं, कुछ जीव हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, है ना। तो प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं, वे केमिकल्स होते हैं जो किसी जीव के द्वारा क्या होते हैं मेरे भाई, निकलते हैं, और वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अन्य हानिकारक जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वही हमारे होते हैं प्रतिजैविक। तो यहाँ पर देखो कितना आसान शब्दों में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, वो होते हैं हमारे प्रतिजैविक। ठीक है, एंटीएसिड, जब गैस बन जाता है तो क्या खाते हो आप लोग? गैस की दवा खाते हो, है ना। तो क्या होता है, वो एंटी एसिड होता है, मतलब जो हमारे पेट में एसिडिटी है उसको क्या करता है, नष्ट करता है ना। उसी प्रकार से होता है प्रतिजैविक, जो कि अन्य हानिकारक जीवों को क्या कर देता है, उनकी वृद्धि को रोकता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ठीक है, ये सब अपनी जैविक क्रिया द्वारा मृदा में पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं या मात्रा को बढ़ाते हैं, तो वही हमारे कहलाते हैं जैव उर्वरक। जैव मतलब जीव, उर्वरक मतलब सिंपल यही जो मृदा की उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया, है ना। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं जैव उर्वरक। ठीक है, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस, तो बायोगैस मेरे भाई विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लाइक मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बस सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस हमारी पाई जाती है जो लगभग 70% पाई जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्म जीव जैसे मीथेनोजन। अवायवीय का मतलब होता है मेरे भाई जिस जीव को वायु की जरूरत ना हो, मतलब अगर कहीं वायु भी न रहे ना तो भी ये लोग वहाँ पर जाएंगे, अपनी प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर क्या कर देंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हो गया जैसे गाँव घरों में क्या होता है, सब्जी उब्जी कटती हैं तो उनके जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे गोभी का आपने कट किया, गोभी का ऊपरी वाला पार्ट आपने कट करके रख लिया और नीचे वाला जो मोटा वाला पार्ट इस तरीके से होता है उसको आप लोग फेंक देते हो, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, और कृषि अपशिष्ट क्या होते हैं? कृषि अपशिष्ट में जैसे कि मान लो गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, है ना, तो इन सब की जो वहित मल होते हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक में, एक गड्ढे में इकट्ठा करके वहाँ पर रख देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर ये बैक्टीरिया, ये सूक्ष्मजीव आता है मीथेनोजन, और ये सूक्ष्मजीव क्या करता है मेरे भाई, जो कि अवायवीय होता है, मतलब इसको वायु की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर सभी अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, गैस के फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, गैस के फॉर्म में बदल देता है, और इस तरीके से बायोगैस में 50 से 70% मीथेन गैस होती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अल्प मात्रा में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, आप लोग ये भी लिख सकते हो, और इथेलीन, नाइट्रोजन तथा H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोगैस के बारे में। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है? तो देखो एक्सोन्यूक्लियस मेरे भाई ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, और एक एंजाइम होता है लाइगेज जो कि डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है मेरे भाई, ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करता है, जैसे जो 5 डैश कार्बन हो गए, 3 डैश कार्बन हो गए, इन सभी को उनके सिरों से अलग करने के लिए क्या कौन सा यूज होता है, वो हमारे यूज होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जब डीएनए को हम लोग सिरों से काटना होता है, डीएनए को हम लोगों को जब सिरे से काटना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो हम लोग एक्सोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, एक एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एंडोन्यूक्लियस की बात किया जाए मेरे भाई, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये मान लो ये हमारा डीएनए है, और मान लो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इतना पार्ट कट कर दें, इतना पार्ट कट करके इतना पार्ट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंडोन्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस जो होता है हमारा मेरे भाई, ये डीएनए के किसी विशिष्ट पार्ट से कट करता है, जहाँ से हमारा मन करे वहाँ से हम लोग काट सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस तो समझ में आ गया होगा कि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को सिरों से काटता है, जिसको जो कि सिरों से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है सिरों से, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के किसी विशिष्ट पार्ट को कट करता है, किसी विशिष्ट स्थल से कट करता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? तो जिन जंतुओं के डीएनए में किसी दूसरे जीव या पौधे का जीन या गुणसूत्र को डालकर बदलाव किया जाता है उन्हें पारजीनी जंतु कहते हैं, और इसे हम लोग इस प्रकार के जीव को हम लोग ट्रांसजीनिक जीव या ट्रांसजीनिक प्राणी भी कह देते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक चूहा हो गया, जैसे अभी हाल ही में आपके बुक में है
कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, वहाँ पर किसका यूज़ हुआ था, इस चूहे का ही यूज़ हुआ था। चूहे के यूज़ से ही हम लोगों को पता चला कि डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ होता है ना। तो ये होता है मेरे भाई पारजीनी जंतु, जैसे यहाँ पर पारजीनी ट्रांसजेनिक चूहा हो सकता है, ट्रांसजेनिक खरगोश, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक भैंस, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो पारजीनी जंतु क्या होता है कि पारजीनी जंतु में जब किसी अन्य जीव के डीएनए को वहाँ पर डाल दिया जाए और उसके गुणसूत्र या जीन में बदलाव कर दिया जाए, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, पारजीनिक जंतु या पारजीनिक जीव बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसजीनिक प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सहोपकारिता और सहभोजिता में अंतर। अच्छा, सहोपकारिता और सहभोजिता को समझाना है, ठीक है। तो देखो, सहोपकारिता और सहभोजिता, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं मेरे भाई। तो सहोपकारिता क्या होता है, इसमें दोनों जीव या पादप का लाभ होता है। इसमें मेरे भाई दो जीव होते हैं, क्या, दो जीव होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, अगर दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है तो होता है सहोपकारिता, और जब किसी एक जीव को लाभ होता है तो होता है सहभोजिता। जैसे बात किया जाए यहाँ पे, उदाहरण लाइकेन का एक पौधा है, तो देखो लाइकेन दो लोगों से मिलकर बना होता है, लाइकेन का पौधा होता है एक, तो लाइकेन दो लोगों से मिलकर के बना होता है। पहला शैवाल, दूसरा कवक। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है मेरे भाई, जो शैवाल होता है वो क्या करता है, वो भोजन बनाता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सूर्य की उपस्थिति में, और कवक को भी देता है, जबकि कवक क्या करता है, शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर दोनों लोगों का फायदा हुआ कि नहीं भाई, दोनों लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर शैवाल ना रहे तो कवक को भोजन नहीं मिलेगा, अगर कवक ना रहे तो शैवाल को कोई फेंक देगा इधर उधर, इसको हानि पहुंचा देगा, है ना। तो शैवाल क्या करता है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और कवक इस शैवाल का रक्षा करता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों जीव का लाभ हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा सहोपकारिता। अगर सहभोजिता की बात की जाए तो इसमें दोनों जीव या पादप में से किसी एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। एग्जाम्पल है जोंक। जोंक जब हम लोगों को काट देती है तो क्या होता है मेरे भाई, हम लोगों को लाभ होता है, कोई हानि ही होता है, हमारा ब्लड निकल जाता है, लेकिन जोंक को तो फायदा होता है ना। तो देखो, जोंक जब मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं को जब काटती है तो उनका खून चूस लेती है, जिससे जोंक को फायदा यानी लाभ होता है, किंतु जिसका खून चूसती है उनका हानि होता है। तो ये हो गया मेरे भाई बहुत प्यारा सा और छोटा सा एग्जाम्पल सहभोजिता का, ठीक है। नेक्स्ट है परजीवी तथा मृतोपजीवी पादप में अंतर लिखिए। तो परजीवी क्या होते हैं मेरे भाई, ये जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, और मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये मृत पादपों से या मृत जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट दूसरा इसमें है, क्योंकि इनमें चूसकांग होते हैं मेरे भाई, जिनसे ये पोषक यानी होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो इनके यहाँ आते हैं, होस्ट का मतलब क्या होता है, जो इनके यहाँ आते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कौन, परजीवी पादप। और ये क्या करते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके, मतलब उनको सरल पार्टों में कर देते हैं, और फिर उसके बाद में उनसे भोजन प्राप्त करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें चूसकांग नहीं होता, इसीलिए ये भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये रोगजनक होते हैं। कौन, जो हमारा परजीवी है मेरे भाई, ये रोगजनक होता है, लेकिन देखो, ये रोगजनक होते हैं, कौन, परजीवी हमारे, ठीक है। लेकिन मृतोपजीवी क्या होता है, ये पदार्थों का पुनः चक्रण करते हैं, ये पदार्थों का पुनः चक्रण करते हैं, और ये रोगजनक नहीं होते हैं। तो जब ये रोगजनक नहीं होते हैं, सिंपल, आप लोग यहाँ पर ये रोगजनक नहीं होते हैं ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये पदार्थों का पुनः चक्रण करते हैं मेरे भाई, मतलब कि जो भी चीज़ यहाँ पर, जैसे कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, फिर उसका रिसाइकल करते हैं बार बार, है ना। या ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर आपने लिखा है कि ये रोगजनक होते हैं, कौन, जो हमारे परजीवी होते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो समझने के लिए आसान शब्दों में, कि ये रोगजनक नहीं होते। और जब ये रोगजनक नहीं होंगे मेरे भाई, तो ये प्रायः क्या होंगे, लाभदायक होंगे। और ये क्या होते हैं, ये आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं, जैसे जोंक हो गया, मच्छर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब परजीवी के एग्जाम्पल हैं। जोंक, मच्छर हमारे लिए फायदे होते हैं, नहीं फायदेमंद होते हैं। अच्छा, कवक, बैक्टीरिया हो गए, ये सभी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि देखो, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सिरका बनता है उसमें क्या होता है, एसिटोबैक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से जीवाणु है ना। नेक्स्ट, अगर लैक्टोबैसिलस बात की जाए, हमारे दही में पाए जाते हैं, ये सब क्या है, तो ये सब जो जीवाणु है हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अब ये जोंक, मच्छर हमारे लिए फ़ायदेमंद थोड़ी ना है यार, तो इसीलिए ये हमारे हानिकारक होते हैं, और ये हमारे फ़ायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक है। जैसे सिरका उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है, तो सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, और सिरका से हमारा क्या बनता है मेरे भाई, अच्छा, हमारा सिरका बन जाता है,
ठीक है। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, आई होप कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। वेरी गुड, ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मानव की आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव इस प्रकार हैं। पहला है इसे इचेरिचिया कोलाई, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस भी पाया जाता है और इचेरिचिया कोलाई भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए एवं चिकित्सा में उपयोग भी लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई। देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है, यह जैविक प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसमें डीएनए के टुकड़े को काटकर, जोड़कर और संशोधित करके नया डीएनए बनाया जाता है, ताकि जो हमारे गुण हैं, वांछित गुण हैं, उसको पुनः प्राप्त किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, मतलब जो पुनर्योगज डीएनए है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले डीएनए का अलगाव, मतलब डीएनए को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो वांछित जीन को डीएनए से अलग किया जाता है। कटिंग कैसे होती है, दूसरा पॉइंट है कटिंग। प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, एंडोन्यूक्लियस का, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, किसी विशिष्ट स्थल से डीएनए को काटा जा सकता है। एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा उसके पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स को ही हम लोग केवल हटा सकते हैं सिरों से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, लिगेशन। डीएनए के कटे हुए टुकड़े को लिगेज एंजाइम की मदद से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। देखो लाइगेज, ठीक है, तो ये जो लिगेज होता है मेरे भाई, अब ये जो कटे हुए टुकड़े हैं डीएनए के, उनको जोड़ने के लिए किसका यूज़ होता है, लिगेज एंजाइम का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिंग। पुनर्योगज डीएनए को किसी होस्ट, यानी जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, में डाल दिया जाता है, जो इसे बड़े पैमाने पर तैयार करता है। और फिर होता है प्रकाशन। होस्ट सेल में यह डीएनए सक्रिय होकर वांछित प्रोटीन या उत्पाद का निर्माण करता है, और इस तरीके से हमारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका चिकित्सा में उपयोग कैसे है मेरे भाई, इंसुलिन का उत्पाद में, मतलब मधुमेह के लिए इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन इस तकनीक के द्वारा होता है। किस, जो हमारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए, टीबी जैसी बीमारियों के लिए डीएनए पुनर्योगज तकनीक का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी टीके बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब टीका बनाने के लिए किया जाता है, मतलब वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। किसका वैक्सीन, टीबी का, ठीक है, टीबी वैक्सीन के लिए। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, क्योंकि एक क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, और उसका जो पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा होता है उसका पैटर्न, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जो उसका पैटर्न होता है कुछ एक्स प्रकार से मेरे भाई, कैसे होता है, इसे देखो, इससे होता है 22 + XY। और जो क्लाइनफेल्टर है ये कहाँ पे होता है, ये मनुष्य में नर में ज़्यादा होता है। कहाँ पे, नर में। तो यहाँ पे होता क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, तो इनका जो पैटर्न होता है 22 + XXY इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है इसमें, ठीक है। तो देखो 22 दूनी 44 प्लस और 3 यहाँ पर हो गया, तो 44 और 3 47। यहाँ पर इस तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट, अगर टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें 45 होती है, और ये फीमेल्स में होती है। यहाँ पर क्या होता है, 44 + XX, ये फीमेल में इस तरीके से होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से गायब हो जाता है, तो 44 एक 45 ही बचेगा ना। तो ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम में। और टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है मेरे भाई, XX में होता है, मतलब लड़की में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे, वंशागतिकी का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, तो वंशागतिकी का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीयवाद इसको हम लोग बोल सकते हैं, किसने दिया था, सटन और बावेरी ने दिया था। कब, 1902 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक युग्मजी यमज एवं द्वियुग्मजी युग्मज में अंतर लिखिए। तो देखो, एक युग्मजी यमज ये एक निषेचित युग्माणु से विकसित होते हैं मेरे भाई, और ये समान लिंगी होते हैं, और इनकी जीन संरचना भी समान होती है। एक युग्मजी मतलब जैसे एक भ्रूण बना इस तरीके से, और एक ही भ्रूण से जब इस तरीके से 2 बच्चे बनते हैं, 2 बच्चे निकलेंगे, तो वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा एक युग्मजी यमज। और इसमें जो दोनों बच्चे होंगे उनका लिंग भी समान होगा, दोनों लिंग और उनका जीन, मतलब इनके गुण भी इस तरीके से देखोगे आप लोग समान होंगे, जिसको हम लोग बोल देते हैं जुड़वा, हम शकल जैसे बोलते थे हैं। और इसमें लिंग भी क्या होता है, समान होता है। लिंग मतलब जैसे अगर वो तो लड़की होगी तो दोनों लड़की हो जाएंगी,
और लड़का होगा तो दोनों लड़का ही होगा, ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट द्वियुग्मजी, युग्मज में क्या होता है, तो इनका विकास अलग अलग निषेचित युग्माणु से होता है, ये पृथक लिंगी हो सकते हैं, इनकी जीन संरचना भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई जब इस तरीके से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग इस तरीके से निर्माण करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग भ्रूण से बनते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे द्विलिंगी हो सकते हैं और इनके जीन की संरचना भी दोनों की सेम हो सकती है बट और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, और इनका लिंग भी समान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्वियुग्मजी यमज में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है भैया। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप आप लोग जब मेंडल का नियम निकालते हो तो वहाँ पर मेंडल का नियम पढ़ते हो तो वहाँ पर निकालते हो कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप। तो देखो फिनोटाइप क्या होता है, सबसे पहले फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब फिजिकल, ऐसे समझ तो फिजिकल। तो जब किसी जीव के बाह्य लक्षणों को देखते हैं, जैसे बाह्य लक्षण क्या मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई पौधा क्या होता है, बड़ा होता है मतलब लंबा होता है, कोई पौधा छोटा होता है मतलब बौना होता है। तो जब किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग देखते हैं तो वही हमारा होता है फिनोटाइप, ठीक है। तो किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, जो जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं, बाहर से हम लोग देख सकें। जैसे आंखों का रंग, जैसे आंखें का रंग किसी का भूरा होता है, किसी का एकदम ब्लैक होता है ना, तो ये सब बाहरी लक्षण होते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो चीज़ें दिख जाती है उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं फिनोटाइप। एग्जाम्पल क्या है, आंख का रंग, पौधों का जैसे बौनापन हो गया, लंबापन हो गया, है ना, ये सब हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं कि कौन पौधा लंबा है, कौन पौधा बौना है। तो ये सब हो गया हमारा फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है मेरे भाई, जीनोटाइप होता है जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। क्या, जीव की जीनी संरचना को। जैसे अगर बात की जाए जीनोटाइप, देखो अब अगर आगे देखो, अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आनुवंशिक संगठन मतलब कि वो जीव कैसा होगा, लंबा होगा, बौना होगा, है ना। तो इस तरीके से देखो, जैसे कि मान लो कैपिटल टी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी है, स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये सब हमारे जीनोटाइप हो गए, जीनोटाइप हो गए। क्या हो गया मेरे भाई, जीनोटाइप, जिसको हम लोग जीन से पहचाने। अगर यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, जैसे मान करिए हमारा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अगर यहाँ पे हम लोग ये पूछें, क्योंकि हम लोगों को जीनोटाइप्स का पता है, जीन पता है, यहाँ पर जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के हैं। कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है। मतलब एक शुद्ध लंबा है, एक क्या है, एक शुद्ध लंबा है, क्या है मेरे भाई, शुद्ध लंबा है। और एक क्या है, एक हमारा शुद्ध बौना है, क्या है, शुद्ध बौना है। और एक हमारा संकर लंबा है, क्या, संकर लंबा, संकर लंबा। संकर लंबा का मतलब क्या होता है, संकर लंबा का मतलब होता है कि जिसमें बौनापन और लंबापन दोनों का गुण पाया जाता हो। क्योंकि लंबापन हमारा क्या होता है, प्रभावी होता है मेरे भाई, और ये प्रभावी होता है तो ये अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम लेते हैं इस तरीके से संकर लंबा, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है मेरे भाई, जीव की जीनी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। नेक्स्ट समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझा दूं मैं यहाँ पे। तो समयुग्मजी क्या होता है मेरे भाई, जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के हों। जैसे मान लो यहाँ पर लंबापन है, जैसे मान लो यहाँ पर लंबापन है, हमने कहा पौधा हमारा लंबा है तो कैपिटल टी होगा, ठीक है। कैपिटल टी हो जाए, इसके लिए होता है, शुद्ध लंबा के लिए होता है। स्मॉल टी किसके लिए, शुद्ध बौना के लिए। और इसको हम लोग सब समयुग्मजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो युग्मक हैं, अगर ये आगे चल करके युग्मक बनाएंगे तो ये भी कैपिटल टी बनाएगा, ये भी कैपिटल टी बनाएगा। ये क्या हो गया, ये समयुग्मक हो गए, क्योंकि युग्मक यहाँ पर समान है दोनों। अगर इसकी बात की जाए स्मॉल टी की, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक जगह स्मॉल टी, दूसरी जगह भी स्मॉल टी, है ना। तो ये हमारे हो गए समयुग्मजी। अगर विषमयुग्मजी की बात की जाए तो यहाँ पर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे हमने इसको क्या बोला था अभी, संकर लंबा बोला था, संकर लंबा मतलब इसमें लंबापन और बौनापन दोनों का गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों युग्मक क्या है, विषम है, मतलब असमान है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे विषम युग्मजी। तो जब एक लक्षण के 2 जीन असमान या अलग अलग होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर लक्षण क्या है, एक ही है, संकर लंबा है, लेकिन इनके जो युग्मक है दोनों क्या है, असमान है। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। लक्षण क्या है, एक ही है कि लंबा है भैया, लंबा है तो लंबा है, ऐसा तो है नहीं कि लंबा है और यहाँ पर बीज का आकार है हमारे पास कि गोल है कि झुर्रीदार, या जो हमारा बीज है या मटर है, इसका रंग यहाँ पर कुछ इसे लेना देना नहीं है। हम लोगों को बस इतना पता है कि लंबा है, लेकिन लंबा है। अब जब इसका युग्मक बनता है तो 2 प्रकार से बनता है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विषम युग्मक जी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो युग्मक हैं वो दोनों असमान रूप से बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 30-40 क्वेश्चंस करवाए हैं मेरे भाई। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।